नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि जो हिमाचल में आई त्रासदी का शिकार हुए। ईश्वर उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन सवाल है कि हिमाचल में इस सैलाब संकट का कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ कुदरत की गुनाहगारी है ये? क्या कुदरती जिम्मेवार है इसके लिए, या फिर इस प्रलय के लिए मैन मेड डिजास्टर जिम्मेदार है? सवाल है कि क्या पहाड़ों की बेतरतीब तरीके से कटिंग जो करना है वो नुकसानदेह है? एनएचए ने रोड बनाने का सिस्टम फॉलो किया या नहीं किया? सिग्नेचर स्टोरी में तीखे सवाल होंगे आज। सनी देओल की गदर 2 धूम मचा रही है। 250 करोड़ का बिजनेस करने वाली तारा सिंह के डायलॉग आज सबको याद है, सब लोगों की जुबान पर है। लेकिन क्या देश के नौजवान उन शहीदों, उन असली हीरो को जानते हैं जिन पर ऐसी फिल्में बनती हैं? आज का एक्सक्लूसिव असली हीरोज की कहानी पर होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिन पहले मैंने आपको चीन की गिरती इकोनॉमी के बारे में बताया था। रियल एस्टेट कैसे डूबा, पूरी चर्चा की थी इस पर, आपको याद होगा। आ जाएगा, थोड़ा मेमोरी शार्प कीजिए। अब दुनिया की मीडिया इसे कवर कर रही है। भूलने नहीं देंगे का ये सेगमेंट डूबते ड्रैगन की कहानी जो हमने आपको दिखाई थी वो याद दिलाएंगे। कल हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए एक बड़ा दिन है। एक और युद्ध पोत जो है, बड़ा युद्ध पोत, समुद्री बेड़ा जो है, नौसेना की शान बढ़ाएगा। राष्ट्रपति आईएनएस विंध्यागिरी को समुद्र में लॉन्च करेंगी। बी पॉजिटिव में देश का मान बढ़ाने वाली स्टोरी आएगी। हिमाचल में बारिश और नुकसान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर मनाली तक तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। हजारों करोड़ रुपए पानी में डूब चुके हैं, यानी नुकसान हो चुका है। और नुकसान सिर्फ सरकार को ही नहीं हुआ है, आवाम को भी हुआ है। जिनके घर ढह गए, अपने बिछुड़ गए, हमेशा के लिए चले गए। तबाही का अंत कब होगा अभी ये पता नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ऑरेंज अलर्ट क्या होता है कि बारिश अभी भी हो सकती है, मौसम खराब है अभी भी। शिमला में आप छुट्टियां मनाने जाते होंगे ना, उसी शिमला की पहाड़ियां अब दरक रही हैं। कहते हैं ना, पहाड़ों की रानी देखकर बड़े खुश होते हैं तस्वीरों को। वहां पर आफत है, नुकसान की बारिश हो रही है, आफत की बारिश हो रही है। चट्टान खिसक रही हैं, इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। सोलन और मंडी जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल में 3 दिन के भीतर 60 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, बसें सब बंद हैं, क्योंकि मौसम उनके चलने की इजाजत ही नहीं दे रहा, उनको खुलने ही नहीं दे रहा। मुसीबतों की फेरहिस्त लंबी है। मैं तो ये थोड़ी थोड़ी करके गिनवा रहा हूँ। जो वहां लोग रह रहे हैं उनका दर्द देखा नहीं जाता। एक एक करके उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या तकलीफ है। बरसात के चलते कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाला जो हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, 4 लेन हाईवे बना है, वो बंद पड़ा है, 2 दिन से बंद पड़ा है। वैकल्पिक रास्ते होते हैं ना कि लेफ्ट राइट होके निकल जाओ, गांव के रास्तों से निकल जाओ, वो भी बंद है। बीमारों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के पीजीआई भेजना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेफर केस होते हैं उनको कैसे भेजेंगे, तो उनको हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। रास्ता तो बचा ही नहीं है। 120 साल पुराने शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक के नीचे से जमीन गायब हो गई है। आप जाते हैं ना छुक छुक ट्रेन, बड़ा दिल करता है, बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी उसी में जाना है। वो ट्रेन अब नहीं चल रही है, वो ट्रैक बंद करना पड़ा है, क्योंकि पानी से ट्रैक के नीचे की जमीन गायब हो गई है। राज्य में अब तक, हिमाचल में अब तक 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, और ये रिकॉर्ड है अब तक का। हिमाचल की कई सड़कें जनता, सैलानियों और व्यापार के हिसाब से नहीं बनती हैं। इनका और भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, और सामरिक कारणों से उनकी भूमिका और अहम हो जाती है। सामरिक कारण पता क्या है? जो आर्मी और लॉजिस्टिक वगैरह आर्मी के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, वो सब सामरिक दृष्टि से होता है, जो देश के लिए जरूरी सड़क होती है। और जो ये चंडीगढ़ से मनाली वाली सड़क बनी है ना, फिर आगे लेह से कनेक्ट होती है, ये जो 4 लेन बना था, ये टूटना एक बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी रोड बेहद जरूरी है।
ये दोनों वीडियो कीरतपुर मनाली हाईवे के हैं। पहले चमचमाती सड़क थी, अब वह सड़क अदृश्य हो चुकी है। उसके दरके और धसे हुए हिस्से नदी में गिरकर किसी और सफर पर निकल चुके हैं। जिनको इमरजेंसी होगी वे भी अभी उफनती धार और संकरी जगहों के बीच रास्ता निकाल रहे हैं। मजबूरियां हैं पर खतरा भी बहुत है। गायब होती सड़कें जो सवाल छोड़ गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़क बनते ही बर्बाद क्यों हुई? क्या सड़क सिर्फ बरसात और लैंडस्लाइड के चलते तबाह हुई? क्या सड़क बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? इनके डिजाइन को लेकर कोई समस्या थी या फिर सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटने का तरीका गलत था? इन्हें ऑल वेदर सड़क क्यों बताया गया? हमारी रिपोर्टिंग टीम ने हिमाचल की अलग अलग जगहों पर लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या इस परियोजना को लेकर पहले से ही सवाल थे। कीरतपुर मनाली की अगर हम बात करें, आपका जितना भी कटिंग हुई है वो कटिंग जो है बिल्कुल जो है 90 डिग्री एंगल पे कटिंग की, और उसके बाद उस कटिंग का जो है, जबकि वो स्टेप कटिंग होनी चाहिए। हमारे 45 डिग्री पे जो जितने रोड्स हैं वो बिल्कुल सेफ है। अब आप देखो पुराने रोड जो 90 डिग्री पे कटा हो तो कभी ना कभी गिरेगा ही, और वो ऐसा ही हाल हुआ। साइड में नाली बननी थी 1 मीटर की, अभी तक 1 मीटर की नाली नहीं बनी है। पानी आ रहा है वो सड़क पे आ रहा है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शिमला नगर निगम के पूर्व डेप्यूटी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने जुलाई में परमाणु थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड पर संगीन इल्जाम लगाए गए। पहाड़ को कभी वर्टिकल नहीं काटते हैं और पहाड़ को हमेशा टेरेस में काटा जाता है ताकि मिनिमम लॉस हो पहाड़ को। और 1 महीना तबाह हो गया और हमने कैलकुलेट किया ये करीब 500 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया है। तो और जाने गई है, पिछले कल भी गई हैं और हाईवे की वजह से बहुत सारी जाने गई हैं। तो ये मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अभी हम इसको कल्पेबल होमिसाइड की बात कह रहे हैं। कहा है गवर्नमेंट को आप इसकी कॉग्निजेंस लीजिए और नहीं लेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये सच है, कीरतपुर मनाली 4 लेन रोड सेंटर का प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन भी केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन पहाड़ अगर गलत तरीके से काटे गए, लैंडस्लाइड और नुकसान अगर इसी वजह से हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? एक्शन कब होगा? हिमाचल सरकार क्या कह रही है? नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे बना रही NHAI के खिलाफ एक केस मंडी सदर थाने में भी दर्ज हो चुका है। 11 अगस्त को कुल्लू के पास 6 मील में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान वहां से गुजरती कार चट्टान की चपेट में आ गई। हादसे में मां और उसके 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। NHAI और प्राइवेट कंपनी KMC पर केस दर्ज कराया गया। लोकेशन पे वो हुआ है स्लाइड, वहाँ पे कोई काम नहीं किया गया था NHAI के द्वारा। वहाँ नेचुरल स्लाइड आ रखी थी, उसको हमने ऑलरेडी काफ़ी हटाया था। और वहाँ पर हमने जो है लाइट्स भी लगा रखी थी रात में, फ्लड लाइट्स, जिससे कि वहाँ पे पता रहे कि पत्थर कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे थे। वहाँ पुलिस पर्सनल प्रेजेंट थे जो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे। वो देखकर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे कि यहाँ से 1 गाड़ी निकलनी है, 2 गाड़ी निकलनी है। तो इस तरह से नेचुरल डिजास्टर को किसी एक पर्सन के ऊपर ब्लेम करना, दैट इज नॉट करेक्ट। इल्जाम है तो सफाई भी है, लेकिन जान लीजिए कि ये मसला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोगों की जिंदगी, हमारा आपका पैसा और देश की सुरक्षा तीनों से जुड़ी हुई है। गलती कोई मानता ही नहीं। 2 बातों पर गौर करना है। चंडीगढ़ से मनाली के लिए शानदार 4 लेन बनाई गई है। इसका कीरतपुर साहिब से मंडी तक का हिस्सा 2 महीने पहले ही खुला है। मंडी से कुल्लू वाला जो स्ट्रेच था वो 2020 में ही तैयार हो गया था। इस बारिश में ज्यादा नुकसान इसी हिस्से को हुआ है। अब कुदरत के सैलाब के बीच में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस पर कई इल्जाम आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंत्री बोल रहे थे, लोग भी बोल रहे हैं कि भाई आपने ठीक ढंग से कटाई नहीं की, एकदम स्टीप वर्टिकल कटाई कर दी। नेताओं का, लोगों का, हिमाचल के मंत्रियों तक का सबका कहना है कि रोड बनाते वक्त तय मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। अब सवाल ये है
जिसका जवाब NHAI को देना है। इसलिए एबीपी न्यूज पहुंचा कीरतपुर मनाली सेक्शन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास और सीधा उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या जो तरीका इस्तेमाल हुआ है वो सही है या नहीं, क्योंकि उनको भी तो अपनी बात सारी बताने का मौका मिलना चाहिए। सियासत और आरोप तो लगते रहते हैं, तो इनसे पूछिए कि भाई आप एक्सपर्ट हैं, आपने ठीक किया है नहीं। और दूसरी बात, ब्यास नदी बिल्कुल साथ साथ बहती है मनाली से लेकर मंडी तक, तो उसके इतना करीब आपने 4 लेन बना दी जो सामरिक दृष्टि से आर्मी मूवमेंट के लिए भी काम आनी है। क्या उसके ओवरफ्लो का ध्यान नहीं रखा था आपने? सारी साइंटिफिक वे में ही करी जा रही है। जहाँ पर हमारे कहीं लैंड के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि वर्टिकल कटिंग है, जहाँ लैंड के कंस्ट्रेंट है, जहाँ हमारे पास लैंड नहीं अवेलेबल थी, वहाँ पर थोड़ी जो हाइट हमारी ज़्यादा वर्टिकल कट हुए हैं। उसके लिए भी हमने अभी एक प्रपोजल बना के भेजा है अपने हेडक्वार्टर्स में कि यहाँ पर एक स्टडी करवा के वहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन के लिए काम करे जाएंगे। ऐसी हमने 45 लोकेशन आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पे हमें फर्दर स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सिर्फ वॉल लगाने से काम नहीं होगा, वहाँ पे हमें फर्दर भी काम करने पड़ेंगे जो एक्सपर्ट्स उसमें बताएंगे। तो पता लग गया ना कि जगह की कमी थी, इसलिए वर्टिकल काट दिया। इधर नदी है, बीच में सड़क है, इधर पहाड़ है। थोड़ी सी गलती सामने आ रही है कि एकदम खड़ा काट दिया, जगह की कमी थी। कैमरे के सामने सरकारी अफसर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमने वो सेक्शन चेक किया जो कीरतपुर से मनाली का सेक्शन है। 3 टीमें हमने भेजी हुई हैं कि सारा हाईवे चेक करो। भाई इतने पैसे खर्च हुए हैं, बारिश एक तरफ है, लेकिन क्या जो बार बार इल्जाम लग रहे हैं, FIR दर्ज करने की बात हो रही है, क्या वाकई वहां पर नुक्स है? क्या पहाड़ 90 डिग्री खड़ा काटा गया है? जैसे कैमरे पर अफसर का बयान था, वैसे ही हमारे कैमरे पर खड़े पहाड़ों की कटाई कैद भी हुई। वो तस्वीरें दिखनी थी, वो दिखी भी। मंडी से 4 मील जगह से हम आगे हैं कुल्लू की तरफ और आप देख सकते हैं ये मंजर, ये सड़क है असल में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का ये हिस्सा है। पहाड़ों से पत्थर दरक रहे हैं, पहाड़ियां आप देख सकते हैं कितनी फजाइल पहाड़ियां हैं, इन पे कटिंग की गई है, बिल्कुल वर्टिकल कटिंग, जिसको बार बार जो मुद्दा जो है उठाया जा रहा है कि पहाड़ियों से वर्टिकल कटिंग क्यों की जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पहाड़ी का ये हिस्सा जो है ये दर्शाता है कि जो विकास जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से ना हो, अगर पहाड़ों को वैज्ञानिक तरीके से ना काटा जाए तो कैसी विनाश लीला हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि कुदरत का सैलाब, पानी, बरसात आना एक बात है, लेकिन नियम कायदे ताक पर रखकर हाईवे बनाना, पहाड़ काटना खुद विकास के रास्ते में जहर बोने से कम नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है। पैदल चले, भारी मुश्किल से पहुंचे जी। यहाँ मेरे भाई एक्सपायर हुए, तभी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब ये सड़कें विकास की मिसाल थी। आज ये हाल है मंडी से मनाली जाने वाले हाईवे का। जहां सड़क हुआ करती थी वहां पहाड़ गिरे पड़े हैं। क्या पहाड़ों को गलत तरीके से काटा गया? क्या सड़कों को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए पूरे इंतजाम नहीं किए गए? क्या इनके डिजाइन में गड़बड़ थी या कंस्ट्रक्शन से समझौते किए गए? पहला स्पॉट मंडी नेशनल हाईवे का 4 मील। इस वक्त हम खड़े हैं मंडी से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे, ये 4 मील नामक जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं पैदल आ रहे हैं। ये सारे तमाम लोग जो हैं पंडोह से पैदल आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पंडोह है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पहाड़ी जो है इसको वर्टिकल काटा गया है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स जो हैं, पत्थर जो हैं जगह जगह गिर रहे हैं। खासकर मंडी से लेकर मनाली तक कितने बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पे आए हैं और ये कुल्लू जाने वाली सड़क जो है बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का ये हिस्सा है। कल तक जहां ट्रैफिक सर पर दौड़ता था, आज पैदल निकलना भी मुश्किल है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब रूह को कंपा देने वाला दृश्य है। अगर ऐसा हमें पता होता तो हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। हम लोग 32 लोग चले थे वहाँ से,
अभी सिर्फ 5 आ पाए, कोई वापस चला गया, हिम्मत हार गए, तो इसलिए फिर यहाँ बिजली पानी की समस्या थी, तो फिर अभी इसमें तो मुझे नहीं लगता 1 महीने से पहले थ्रू हो पाएगा। सबसे ज्यादा तबाही मंडी और पंडोह के रास्ते में दिखलाई देती है। हाईवे की निशानी भी नहीं बची है। कुछ लोग पैदल निकलते दिखाई जरूर पड़ते हैं। देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि जगह जगह से टूटा हुआ है, पहाड़ियां दरक गई हैं नीचे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मंडी से कुल्लू के बीच ये एक स्पॉट नहीं है ऐसा, इससे कई स्पॉट हैं जहां पे इस तरीके का मंजर है। लोग हैं पैदल आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं हम। कहां से आ रहे हैं आप? हम 7 मील से आए। अच्छा, कितना किलोमीटर चल के आए? ये 8 किलोमीटर है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम मंडी जा रहे हैं। भारी मुश्किल से पहुँचे जी, यहाँ मेरे भाई एक्सपायर हुए, तभी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। बड़ा भारी खतरा है जी, भारी खतरा है। बड़े बड़े चट्टानों से बड़ी मुश्किल से बचे। भाई की मौत कैसे हुई है? फ्लड से कल जी, स्लाइडिंग हुई घर से कल। मनाली हाईवे पर मंडी से लेकर कुल्लू तक मोड़ कोई भी हो, खतरा हर जगह मंडरा रहा है। पहाड़ों के हिस्से गिर रहे हैं, आगे भी गिर सकते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। सारा का सारा जो एरिया है वो जो है फ्रेजाइल है, किसी भी वक्त कहीं से भी पहाड़ी जो है गिर सकती है। और आलम ये है कि इस मंडी से लेके पंडोह के बीच जो लोग पैदल आ जा रहे हैं यहाँ से, वो हमें बता रहे हैं कि इस जगह से आगे पंडोह की तरफ अगर जाएंगे तो मंजर और भी भयानक है। दूसरे जो अल्टरनेट रूट हैं, जैसे कंदिक टोला रूट है, वो भी पिछले 2 दिनों से बंद है। इसके अलावा बाया गोहर जाते थे कुल्लू के लिए, वो रूट भी जो है बंद है, क्योंकि पंडोह से आगे ब्यास नदी के किनारे सड़क जो है वो पूरी तरह से बह गई है। तो कुल्लू और मनाली का सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो मंडी से पूरी तरह से कट गया है। यानी जिंदगी के पहिए की रफ्तार थम गई है, लेकिन कोशिशें सब कुछ पटरी पर लाने की जरूर हो रही हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको देखती है, उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया गया है मनाली तक। कुल्लू और मंडी के बीच में जहाँ तक बात है, तो फिलहाल कंडी कटौला रोड को जो है वो रिस्टोर किया गया है, लेकिन पंडोह के पास एक मेजर डिसरप्शन जो है वो रोड में भी आई है। कुल्लू का जो हमारे रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो लिंक है वो केवल कंडी कटौला रोड है, वही इस समय फंक्शनल है। NH 305 भी अभी रिस्टोर पूरी तरह से नहीं हुआ। क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए एयरफोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें जरूरी मेडिकल अटेंशन दिया जाना है। कुल्लू से वे चंडीगढ़ PGI मरीजों को ले जा रहे हैं। कुल्लू हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स जो है वो यहाँ पे एडमिटेड थे और काफ़ी क्रिटिकल हालत में थे। एक तो नेशनल हाईवे और साथ में जो जितने भी अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो सारे के सारे हमारे बंद हो गए हैं। और इन पेशेंट्स की हालत क्योंकि काफ़ी गंभीर थी, तो इसलिए हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। हिमाचल के हाईवे का ये हॉरर शो अभी खत्म हो गया है ऐसा फिलहाल नहीं कहा जा सकता, पर इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनकी जवाबदेही तय होना बाकी है। सड़क बही, सपने टूटे, लोगों की जान चली गई, लेकिन असली पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? वो है इस प्रोजेक्ट को हुआ नुकसान। हाईवे का सेक्शन बह गया। हमारी ताकत के रोड मैप को भी काफी बड़ा डेंट है ये। हमें सामरिक शक्ति के लिहाज से, आर्मी के मूवमेंट के लिहाज से ये एक बड़ा सेटबैक है। अब ये समझाने के लिए मैं आपको LED वॉल पर लेकर चलूंगा। बस आपको 2-3 मिनट ठीक से समझना है, देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि दोनों रूट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है इन दोनों रूट्स का। अब दिखाता हूं आपको। आप ये देखिए, आप ये दिल्ली देख रहे हैं। दिल्ली से हम चंडीगढ़ जाएंगे, ठीक है। चंडीगढ़ से हम पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से जम्मू होते हुए श्रीनगर आएंगे हम। ये वो रूट है जो पहले से बना हुआ है, अच्छा रूट है, काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। श्रीनगर होते हुए जोजिला पास आ जाता है। जोजिला पास में दिक्कत है, जब सर्दियां होती हैं या बर्फ़ गिर जाती है तो ले जाने के लिए यहाँ वक्त लगता है, क्योंकि यहाँ कोई टनल नहीं है। जोजिला पास एक आर्मी मूवमेंट के लिए खतरा है। और आगे जो जोजिला पास क्रॉस करके करगिल और द्रास आता है, वहाँ पर पाकिस्तान अंदर घुसा हुआ है। 99 में जहाँ करगिल वॉर हुई थी, ये वही इलाका है। फिर ले आ जाते हैं।
अब बड़े दिन से, और जब ये करगिल वॉर हुई उसके बाद से ये सोचा जा रहा था कि एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, कि क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। अगर पाकिस्तान वहां से हरकत करता है और भारत को हमें राजधानी से ऊपर लेकर जाना है, कहीं भी अपनी आर्मी मूवमेंट को या कुछ करना है, तो कैसे कोई अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए। उसके लिए एक अल्टरनेटिव रूट तैयार किया गया जो चंडीगढ़ से जाना था लेह की तरफ। अब ये जो 4 लेन की बात मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से, जो हिमाचल की बया मनाली वाली 4 लेन है, ये वही 4 लेन है। अब इसमें चलिए, जब दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ से कीरतपुर, ये पंजाब का इलाका पड़ता है कीरतपुर साहिब, यहां से एक रोड राइट हैंड को घूम जाता है और वहां से आप मंडी, कुल्लू, मनाली और रोहतांग पास होते हुए ले पहुंच जाते हैं। अब रोहतांग पास जो है ये भी बंद रहता था पहले, जोजिला पास और रोहतांग पास, ये दोनों एक जैसी दिक्कत थी। पर अटल टनल बनने के बाद रोहतांग पास की अहमियत अब बर्फ की खत्म हो गई। वहां से सीधा टनल के अंदर घुसिए और वैली की दूसरी तरफ निकल जाइए और ये 12 महीने का ऑल वेदर रूट, शानदार रूट, ग्रीन, इसीलिए हमने इसको ग्रीन बनाया है। ये बाहरों बाहर जा सकता है, यानी पाकिस्तान और चीन की साइड से कोई भी दिक्कत होती है तो दोनों साइड से आर्मी मूवमेंट और किसी भी आदमी को वहां पहुंचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये मनाली वाला रूट बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि बाया श्रीनगर और बाया कुल्लू मनाली दोनों तरफ से इस तरह से मूवमेंट की जा सके। मैं क्योंकि हिमाचल का रहने वाला हूं, इस इलाके के बारे में जितना हो सका मैंने आपको बताया। सामरिक तौर पर हमें क्या दिक्कत हो सकती है ये समझाने की भी कोशिश की। हमारी टीम ने उन फौजी अफसरों से भी बात की जो इस इलाके में, इस टेरेन में अच्छी तरह से नौकरी कर चुके हैं, वाकिफ रह चुके हैं, और उनकी सेवाएं जब वहां थी तो उनको इन सड़कों का महत्व समझ आता है। क्योंकि ले साइड में पोस्टिंग वाले अफसर हमें जानते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस सिचुएशन पे क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, वो भी हम आप तक लेके आए हैं। चंडीगढ़, मनाली, लेह ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक्सेस है। भारतीय सेनाएं जो हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में है, उनकी विंटर स्टॉकिंग चल रही है, यानी कि सर्दियों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पासेस बंद हो जाते हैं, तो रसद आसानी से नहीं पहुंच पाती है। आजकल के जो मौसम है, इस दौरान स्टॉकिंग कर ली जाती है। ये रूट हमारा डिस्टर्ब होता है, जैसा कि अब हो चुका है, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है जोजिला वाला रूट इख्तियार करने के अलावा। एक तो ये रूट ज्यादा लंबा है, दूसरा पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से इस रास्ते के ऊपर कभी भी प्रहार कर डिले पैदा कर सकता है, विलंब पैदा कर सकता है, और यही कारण था कि हमने ये ऑल्टरनेट रूट मनाली वाला बनाया था। मगर सवाल ये है कि टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान कितना हुआ, इसकी डिटेल्स भी पूरी मेरे पास हैं कि इन सड़कों की इस हालत के लिए कितना नुकसान हुआ है। ये आंकलन करना जरूरी है। कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क पर काम कब शुरू हुआ? 2013 में। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद कीरतपुर साहिब से मनाली की दूरी 191 किलोमीटर रह गई है। पहले कितनी थी? 237 किलोमीटर, यानी तकरीबन 47 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के आसपास कम हो गई है। इस रूट में कम कैसे हुई ये भी बता देते हैं। इस रूट में 37 पुल हैं और 14 सुरंगें पहाड़ों को काट काट के अंदर से बना दी गई, और प्रोजेक्ट की कुल लागत, इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 करोड़ रुपए। पहले जिस कंपनी को सड़क बनाने का ठेका दिया गया वो 2017 में दिवालिया हो गई। बाद में NHAI ने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्योंकि काम तो पूरा करवाना ही था। यही वजह है कि काम पूरा करने की डेडलाइन मिस हो गई, जो डेट दी गई थी वो मिस हो गई। 18 में पूरा होना था, नहीं हो पाया। NHAI चाहती थी कि कीरतपुर से मनाली 4 लेन 2018 तक अगर पूरी हो जाएगी, लेकिन इस लेट लतीफ़ी कंपनी के दिवालिया होने के कारण ये मसला लटक गया। बाद में इस काम को कई हिस्सों में बांटा गया, यानी स्ट्रेच अलग अलग बांट दिए गए। भी एक 300 किलोमीटर की रोड है तो इसे 2-3 कंपनियों को बांट दो ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। कीरतपुर से नेरचौक, जो मंडी के पास पड़ता है बिल्कुल, नेरचौक से पंडो, और तीसरा सेक्शन बनाया गया अकेला पंडो का, यानी पहले कीरतपुर से नेरचौक, नेरचौक से पंडो, और पंडो से आगे का एक और हिस्सा हो गया। और अब ये सुन लीजिए, आपकी पंडो से मनाली तक का जो ठेका था वो अलग अलग कंपनियों को दिया गया। मनाली जब खत्म होता है, पंडोर डैम आता है, पंडोर डैम के बाद जो है औट आता है, सुरंग आती है, कुल्लू आता है, फिर मनाली आ जाता है। 4 लेन का दूसरा पार्ट पंडोर से कुल्लू अभी भी जो है वो 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन
बरसात में इसी पार्ट को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे ही कीरतपुर से नेरचौक का जो एक बड़ा हिस्सा था उसे 2 हफ्ते पहले ही चालू किया गया। हालांकि ये कहा गया था अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन पीएम की व्यस्तता के कारण हाईवे का उद्घाटन किए बगैर ही ये हिस्सा चालू करने पड़ा, क्योंकि लोगों को सुविधा देनी थी। अब जो भी सेक्शन होता है, मतलब जो हिस्सा होता है जहां धीमी गति से काम चल रहा था, मगर सैलाब की वजह से अब वो काम ठप हो गया। जो काम पूरे नहीं हुए थे वो बारिश के कारण अब रुक गए। वैसे ही वहां सब कुछ जो है वो तहस नहस हो गया है। सड़क फिर से बनाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च आएंगे, फालतू खर्च आएंगे। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये रोड कुदरत की मार से बच जाएगा, क्योंकि अब मौजूदा हालात देख के ऐसा ही लग रहा है। ये जो 45 लोकेशंस है हमारी कीरतपुर से मनाली तक है पूरी लोकेशंस, और इनको स्ट्रेंथनिंग के पहले हमें इसमें एनालिसिस करना है, जिसके लिए हम कंसल्टेंसी अपॉइंट करेंगे, या तो हम किसी IIT से कराएंगे या कोई एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। तो उसके लिए प्रपोजल गया हुआ है, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो इसको अप्रूवल मिल जाए, ताकि हम इसकी एनालिसिस करके फिर काम करा पाए। तो इसमें काम करने में मुझे लगता है साल से 1.5 साल तो लगेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इस पर काम भी हो रहा है। हाईवे बन रहे हैं, सफर का वक्त घट रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि विकास के नाम पर और डेडलाइन फॉलो करने के चक्कर में हम पहाड़ों से खिलवाड़ नहीं करें। सड़क बनाने के लिए सही तरीका अपनाएं। इससे यह होगा कि अगर सैलाब भी आया तो नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। अब एक्सक्लूसिव स्टोरी का वक्त है। बॉक्स ऑफिस पर तो गदर 2 फिल्म बल्ले बल्ले हो रही है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने उन शहरों में जाकर ये जानने की कोशिश की जहां लोग रियल हीरोज के बारे में कितना याद रखते हैं, कितना उनको जानते हैं। मेरी तरह शायद आप भी ये जानकर मायूस हो जाएंगे कि हमें अपने बहादुर जांबाज सिपाहियों को उतनी इज्जत और शिद्दत से याद रखने का मेमोरी में नहीं रहता। हमें याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है, जिसके वो वाकई में हकदार है। निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में देश के बाकी हिस्सों की तरह चंडीगढ़ में भी सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को खूब एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में सरहद पार जाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले तारा सिंह की पब्लिक दीवानी हो चुकी है। लेकिन चंडीगढ़ के जिस हीरो ने रियल लाइफ में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, क्या उस दिलेर को चंडीगढ़ के लोग जानते हैं? आप लोग कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। आप जानते हैं कुलदीप? कौन है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं? बहुत आप जानते नहीं नहीं मैं यही एक छोटी सी आज एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनको बता देते हैं कौन है। कुलदीप सिंह चांदपुरी वो हैं जिनका किरदार जो है वो सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में निभाया था। वो एक ब्रिगेडियर थे जिन्होंने उस पूरी लड़ाई को लीड किया था। 1971 में लोंगोवाला की आर पार की जंग में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए ब्रिगेडियर चांदपुरी को महावीर चक्र भी मिला था। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में सनी देओल ने इन्हीं ब्रिगेडियर चांदपुरी का किरदार निभाया था। 17 नवंबर 2018 को मोहाली में मां भारती के इस लाल ने अंतिम सांस ली थी। 1999 की कारगिल की जंग में कैप्टन विजयन थापर दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़े। विजयन थापर के नेतृत्व में उनकी यूनिट ने तोलोलिंग की चोटी पर हमला बोला था। 28 जून 1999 को विजयन थापर शहीद हो गए। शहादत के वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। 2003 में रिलीज हुई फिल्म LOC में अभिनेता अमर उपाध्याय ने विजयन थापर का रोल निभाया था। विजयन थापर के पिता रिटायर्ड कर्नल VN थापर नोएडा में रहते हैं। नोएडा में विजयन थापर के नाम पर एक सड़क भी है। इस सड़क के करीब बने
सिनेमा हॉल में भी गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन क्या नोएडा के लोग विजयन थापर की शहादत के बारे में कुछ जानते हैं? सनी देओल का तो मजा आ गया। अच्छा। जो उसने एक एक जगह से ये चीजें उखाड़ के फेंकी, वाह मजा आ गया। तारा सिंह को जानते हैं? तारा सिंह को? हाँ बिल्कुल, और हमारा बच्चों के जैसा है। और विजयन थापर? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना? तारा सिंह को जानते हैं जी। और विजयन थापर को? विजयन थापर को जानते हैं आप? कौन है? देश के लिए लड़े थे वो। शहीद मेजर मनोज तलवार 1999 की कारगिल जंग में इस दिलेर जांबाज ने 19,000 फीट पर तिरंगा लहराया था। 29 साल में शहीद हो जाने वाले तलवार को उनके शहर मेरठ में कितने लोग जानते हैं? शहीद मेजर मनोज तलवार को जानते हो? हाँ जी, हाँ यहाँ से शहीद मनोज तलवार। अच्छा, क्या जानते हो उनके बारे में? आर्मी से ही है बंदा। मनोज तलवार तो मतलब ज्यादा तो नहीं, नाम ही सुना है। अच्छा, नाम ही सुना। आप जानते हैं शहीद मेजर मनोज? नहीं भाई, अभी इतना नहीं जानते उनके बारे में, मतलब डिटेल में। अच्छा, आप नहीं, नाम नहीं सुना? नहीं, वो तो असली हीरो है देश के। सर नहीं सुना। आपने? सर डिटेल में नहीं जानते, बस नाम ही सुना है। कहीं ना कहीं क्या है कि जो रियल हीरो और रील हीरो कह रहे हैं आप, तो उनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो दुनिया असलियत जाने और कुछ मूवीज़ बनाएं, जांच करें, देखें, उनकी कहानी सुने। बहुत सारी है। मेजर मनोज तलवार जी को ले लीजिए, कि इतनी कहानियाँ उनके बचपन से लेके उनके अंत तक। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार भी बहुत पॉपुलर हुआ था। ये रोल सीमा सुरक्षा बल के जवान और राजस्थान के सपूत भैरव सिंह राठौर से इंस्पायर था। पिछले साल जोधपुर एम्स में भैरव सिंह का निधन हो गया। जोधपुर के लोगों की जुबान पर भी इस वक्त तारा सिंह है। लेकिन क्या किसी को भैरव सिंह की याद है? बॉर्डर मूवी भी देखी होगी ना? हाँ सर, देखिए। मूवी में आपने देखा भैरव सिंह का किरदार था? हाँ सर, बिल्कुल देखा था। देश के शहीद हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। कभी मिले? आप जानते हो कौन? सर मैं जानता नहीं हूँ, पर मैंने सुना है भैरव सिंह शेखावत अपने जोधपुर के ही थे, और बस अभी इतने जाना। बॉर्डर में भैरव सिंह किरदार था, आपने कभी जानते हो कौन था? भैरव सिंह मुझे अभी इतना नहीं है भाई। बॉर्डर मूवी भी देखी होगी आपने? बॉर्डर मूवी भी देखी थी। उसमें भैरव सिंह का किरदार था, आपको पता है ना? हाँ था ना। उसको कभी देखा आपने भैरव सिंह को? आप कैसे है रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या कुछ आपने कभी आपकी हुई इच्छा को ऐसे मिले? ऐसा कोई स्पेशली नहीं जानता उनको, बस ठीक है, नाम सुना। अमर शहीदों और शूरवीरों के बारे में स्थानीय लोगों की बातें हमें चौंका रही थी। कसूर किसे दें? लोगों की याददाश्त को, आधुनिक जीवन शैली को, या फिर बुजुर्गों को? क्यों इस देश के लोग रियल हीरोज को नहीं पहचानते, उनके योगदान को नहीं जानते, जिनके खून ने इस देश की सरहद को सींचा? क्यों उनका नाम लोगों को याद नहीं? क्यों उनका नाम लोगों ने नहीं सुना? हमें ये सवाल परेशान कर रहा है। राहत मिली गाजीपुर से। आप भी पिक्चर देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। पिक्चर में क्या खास रहा? कमर्शियल मूवी है। उसमें क्या बेहतर लगा आपको? सनी देओल की एक्टिंग। एजेंट रणबीर अब्दुल हमीद की बात करें, क्या लगता है आज के लोग उनको जान पा रहे हैं या भूल रहे हैं? नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य है ये। तारा चंद के किरदार को देखना है। वीर अब्दुल हमीद के बारे में क्या बतलाएंगे? जानते हैं या नहीं? जानते हैं। क्या बतलाएंगे? उनकी क्या कहानी है? उनकी कहानी यही है कि टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तानों का। ये उनकी एक गाथा है जो आज भी गूंजता है अपने भारत में। 1965 की जंग में परमवीर अब्दुल हमीद ने अकेले अपने दम पर 8 पाकिस्तानी टैंकों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये अमेरिका में बने पैटर्न टैंक थे, जिन्हें फौलादी मजबूती के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की सेना आज भी इस टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से कांपती है। गाजीपुर के लोग अपने शहीद बेटे को नहीं भूले हैं। अब्दुल हमीद की कहानी सब जानते हैं और उन्हें बहुत प्यार से याद भी करते हैं। एक सच्चाई और है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 3-4 साल पहले शहीदों के स्कूलों में जाकर ये कहा था कि आप उनकी वीरगाथा के बारे में बताएं, ताकि जिन स्कूलों में वो शहीद पढ़े हुए हैं उनके बच्चों को पता लग पाए कि वो शहीद हमारे यहाँ का था। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत थी। सभी डीजीपीज को और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके मुखिया को ये आदेश दिए गए थे, लेकिन पीएमओ का ये आदेश भी अब अमल में नहीं आ रहा।
क्योंकि मैं तो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखता हूं, शहीद परिवार से हूं, इसलिए उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के इस आदेश को अब अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। और आप सब भी मेरे से एक वादा कीजिए, वादा ये कीजिए कि अब्दुल हमीद के परिवार के आसपास रहने वाले लोगों की तरह बनना है। अगर कोई भी आगे से आपके शहीद का नाम, पता, उसका काम पूछे तो आपको बगले ना झांकनी पड़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चीन की इकोनॉमी का बैंड बजने वाला है। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही ये बता दिया था, वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। और ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि भूलने नहीं दूंगा मैं चीन की वही कहानी कि उसकी इकोनॉमी कैसे हिल गई है। ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ चीन में आर्थिक मंदी बहुत तेजी से आ रही है। इस मंदी का असर पूरी दुनिया पर होगा। चीन में मंदा खराब ना कर दे आपका धंधा, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में यह समझिए कि चीन की मंदी आई है तो क्यों आई। सुस्त इकोनॉमी, एक्सपोर्ट का घट जाना और ग्लोबल कंपनीज का पलायन चीन के जहाज के डूबने के पीछे के यही 3 बड़े फैक्टर बताए जा रहे हैं। चीन की मंदी से भारत को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है, एक बड़ा अवसर है हमारे लिए। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स खुद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां निवेश करने वाले जो हैं चीन में भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। वहां तो मंदी है, वहां से निकलो, बेरोजगारी है, दिक्कत हो गई है, यहां आओ, यहां इंडस्ट्री लगाएंगे भारत में तो यहां रोजगार बढ़ेगा। याद है आपको 19 तारीख को यही रिपोर्ट दिखाई थी मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कि चीन की इकोनॉमी का बैंड बजने वाला है। पहले आप सोच रहे होंगे ये कैसे बोलने लग गया आके, ये वो रिपोर्ट दिखा रहे थे हम, जो तथ्य और सत्य हमने आपको 19 तारीख को दिखाए थे, बताए थे जो आपको कि क्या होने वाला है, वो आज सब कह रहे हैं। वाकई चीन की आर्थिक हालत डगमगा रही है और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा, किन मुल्कों पर पड़ेगा, आज मीडिया बात कर रहा है। जो आपके शो में हमने पहले ही कर दी थी वही बात आज सारा मीडिया कर रहा है। कौन से कैंप पे? दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन में लोग सामान पर कम पैसा खर्च रहे हैं, जिससे मांग तेजी से घट रही है। कोरोना के बाद से कंज्यूमर प्राइस और प्रोड्यूस प्राइस जो है दोनों कम हो गया है। अर्थशास्त्र के हिसाब से ये माना जा रहा है कि ये मंदी के संकेत है, मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चीन 70 से ज्यादा देशों को बहुत बड़ी तादाद में सामान निर्यात करता है। चीन डूबा तो 70 देशों को भी डूबने से नहीं बचाया जा सकता। अब वक्त है पॉजिटिव स्टोरी का। एक आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति के तौर पर भारत का इकबाल बुलंदी पर है। एक के बाद एक भारत में ही बने विकसित हुए युद्धपोतों को मैदान में उतारने का वक्त आ गया है, समंदर में उतारने का वक्त आ गया है। INS विंध्यागिरी सबसे नया है और सबसे मजबूत भी। यानी कल 17 अगस्त को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी, इसे समर्पित करेंगी समुद्र में। मेरे साथी मनोज्ञा लोईवाल वहां गई हुई हैं और वो सारी रिपोर्ट आप तक भेज रही हैं कि इस जहाज में क्या है और कैसे ये जहाज अपना काम करेगा और समुद्र में तैरता आपको नजर आएगा। एक 150 मीटर लंबा, 37 मीटर ऊंचा, भारत की समुद्री सीमा का सबसे ताकतवर प्रहरी INS विंध्यागिरी। ये युद्धपोत रक्षा क्षेत्र से भारत की मजबूती की सबसे मजबूत मिसाल है। INS विंध्यागिरी स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6ठा युद्धपोत है। समुद्र की लहरों पर 28 नॉट्स यानी करीब 52 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये अपने साथ 6,670 टन असलह और दूसरा सामान ले जा सकता है। विंध्यागिरी सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति का शक्ति प्रदर्शन भी है। जबकि ये सब जानते हैं कि इस समय भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया के तहत इसे भी और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये यहाँ से निकली हुई मिसाइल सिर्फ
सरफेस टू एयर नहीं बल्कि सरफेस टू सब सरफेस भी जाती है और यही इसे बाकी सब युद्धपोत से कई गुना ज्यादा बेहतर बनाता है। INS विंध्यागिरी अपनी क्लास का तीसरा वॉरशिप है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। जहां तक वेपन सिस्टम की बात है तो INS विंध्यागिरी बराक 8 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। युद्धपोत से हिंदुस्तान की घातक मिसाइल ब्रह्मोस को भी लॉन्च किया जा सकता है। INS विंध्यागिरी अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम से लैस है। The strength of these ships is the radar, the weaponry and the stealth features. That's why it is called an advanced stealth frigate. जैसे मैंने बताया, हम इसी प्रोजेक्ट का 3 ships we are constructing and this is the 3rd ship and the uniqueness of this all launches are special. ये बाहर से जितना विशालकाय है अंदर से उतना ही मजबूत। इसमें कोई शक नहीं कि INS विंध्यागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हमारी समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा होगा। चलिए समंदर से निकलकर अब आ जाते हैं आपके कमेंट्स पर, जिनका आपको इंतजार रहता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं जाइएगा मत, आपके कमेंट्स दिखाने की बारी है। आपके कमेंट्स का वक्त हो गया है। कल हमने आपको करप्शन की स्टोरी दिखाई थी, कई लोगों को पसंद आई है। जल्दी से आपके कमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। NKG क्या लिखते हैं? डिजिटलाइज ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स टू इंप्रूव क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, ये हेरो लिखते हैं, जोगिंदर पटेल यू आर दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू जी। बाबूलाल जी क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल बिना घूस दिए एक टीचर की ज्वाइनिंग नहीं होती। कल की स्टोरी पे कमेंट कर रहे हैं बाबूलाल जी, शायद कुछ असर सुधरेगा। बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं लेकिन हम सारे दिखा नहीं पाते हैं, टाइम जल्दी जल्दी से हो जाता है। आपका शुक्रिया। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। खबरों पर फीडबैक जरूर देना है, लेकिन वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिएगा अखिलेश आनंद के साथ घंटी बजाओ। उधर ABP न्यूज के YouTube प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी है। आज के लिए नमस्कार। कल रात 9 बजे आपके मुद्दों के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा।